Hello everybody, this is me Altamas Mansuri and you are watching Educator Altamas 2.0। सो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ संविधान के बारे में। पॉलिटी का लेक्चर है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। सो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश की व्यवस्था के बारे में कि हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, ठीक है, कैसे रूल किया जाता है, कैसे पावर्स होती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी फीचर, ठीक है। यूनिटरी फीचर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में एकात्मक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? एकात्मक व्यवस्था। और फेडरल का मतलब होता है संघीय व्यवस्था। क्या होता है? संघीय व्यवस्था होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। सपोज करिए कि ये क्या है, सेंट्रल है, ठीक है, और ये इसके क्या है, यहाँ पे ये इसके चारों ओर स्टेट्स हैं, ठीक है। जब सभी पावर्स, ठीक है, किधर की तरफ होंगी, केंद्र की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी? केंद्र की तरफ होगी। मतलब जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास है? केंद्र के पास है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि देश में कैसी व्यवस्था है, यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। मतलब कि यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट है। सारी पावर किसके में है? केंद्र में निहित है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा सपोज करिए, ठीक है, कि ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। केंद्र ने क्या कर दी, अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर को विकेंद्रीकरण कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया कि अब पावर किसके पास? केंद्र के पास ही केवल नहीं है, यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो गया, पावर का विकेंद्रीकरण हो गया, और राज्यों के पास भी क्या है, अपने अधिकार हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे देश में कैसी व्यवस्था है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे देश में फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया देखने को मिलता है, जबकि फेडरल वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है एक ये संघीय व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन संघीय व्यवस्था को देखने के बावजूद यहाँ पे देखा गया है कि हमारे देश में यूनिटरी फीचर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यूनिटरी फीचर एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को सशक्त बनाया गया है, केंद्र की ओर ज्यादा पावर्स हैं। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है, एकात्मक व्यवस्था की ओर भी उन्मुख है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र को सशक्त बनाया गया है। तो इससे दोस्तों हमें समझ में क्या आ रहा है कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम भी है और एक तरफ से एकात्मक व्यवस्था भी है, ठीक। तो दोनों का ही क्या है, ये मिला जुला रूप है, ठीक है। तो हमने दोनों ही चीजें समझ ली कि संघीय व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, दोनों ही चीजें हमने समझा, ठीक है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे अपने देश की जो व्यवस्था है कैसे है, दोनों का मिला जुला रूप है। इसका मतलब हमारा देश कैसा है, एक अर्ध संघीय देश है, ठीक है। यहाँ पे सेमी फेडरल कंट्री है। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये पहले से आती थी, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इनके फीचर्स के बारे में। अगर हमारा देश संघीय व्यवस्था है, ठीक है, दोनों ही पहलू पे मैं बात करूंगा। पहले मैं संघीय व्यवस्था के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आराम से मैं एकात्मक व्यवस्था के बारे में भी देख लूंगा, ठीक है। सो मैं बात करने वाला हूँ उन सभी फीचर्स के बारे में कि हम कैसे समझ सकते हैं, हमें कौन कौन से इनपुट्स हैं जिससे हम आइडिया लगा सके कि हमारा जो देश है वो एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है कि द्वैध राज पद्धति, ठीक है। द्वैध राज पद्धति का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स को इनके अपने राइट्स प्राप्त हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को अपने राइट्स प्राप्त हैं, उनको अपने अधिकार प्राप्त हैं, और दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, ठीक है। तो द्वैध राज पद्धति का मतलब भी समझ में आया कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं लिखित संविधान। दोस्तों, यहाँ पे लिखित संविधान का मतलब क्या है, इसका भी बहुत अच्छा मीन है, बहुत ही गहरा मतलब है इसका, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो संविधान है इसमें 450 से प्लस क्या है, यहाँ पे आर्टिकल्स हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 22 प्लस भाग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि लिखित संविधान का मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ें डिफाइन की जा चुकी हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है, ठीक है। आपको आपके राइट्स के बारे में पता है, आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करके दे रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, ठीक है, डिफाइन कर रहा है पूरी तरीके से कि किसको क्या अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो सके। फिर दोस्तों, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड, ठीक है। शक्तियों के विभाजन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं
क्या कर दी गई हैं, दोनों को ही डिफाइन कर दी गई हैं, उनको बता दिया गया है कि आपको ये अधिकार प्राप्त है और आपको ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 7 शेड्यूल में, कहाँ पे 7 शेड्यूल में डिफाइन करके बताया गया है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है आप हमें यहाँ पे कमेंट में बताइए, ठीक है, कि किस आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, फेडरल सिस्टम में, तो इससे हमें नजर आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी महत्व दिया गया है, उनको अपने अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। यदि केंद्र और राज्य में, ठीक है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है। इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, यहाँ पे विधि का नियम होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है, वहाँ पे न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या कर देती है, दोनों को डिफाइन कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। ठीक है, संविधान को क्या रखा गया है, ऊपर रखा गया है, ताकि यहाँ पे किसी के भी राइट्स का क्या हो सके, वायलेशन ना हो सके। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कठोर संविधान के बारे में। कठोर संविधान का मतलब क्या है, ठीक है, जरा इसको भी जान लेते हैं। तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, वहाँ पे संशोधन करने की व्यवस्था है। ठीक है, तो हमारे जो फीचर्स है यहाँ पे नम्यता और अनम्यता का फीचर्स है, मतलब कहीं कहीं पे हमारा संविधान बहुत ज़्यादा रिजिड है और कहीं कहीं पे हमारा संविधान क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि इसमें जो संशोधन है आसानी से पास किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन बिल को आसानी से पास किया जा सकता है, उसमें बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐसे भी होते हैं कि उसमें हमें देश के आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होती है और 2/3 की मेजोरिटी के साथ क्या करते हैं, उस नियम को पारित करते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या है, संविधान कठोर नजर आता है। जब कोई भी बिल आसानी से पास हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, संविधान फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वहाँ पे कैसा बिहेव किया जा रहा है, वहाँ पे नेचर कैसा है संविधान का, फ्लेक्सिबिलिटी का नेचर है। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी बिल आसानी से पारित ना हो, ठीक है, तो इसके लिए मतलब बहुमत चाहिए होती है। इसी वजह से देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, 400 प्लस 350 प्लस की बातें करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिक से अधिक सीटें होंगी तो कि उनको अपना कोई भी बिल पास कराने में आसानी मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कठोर संविधान का मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो संविधान है वो क्या है, रिजिड है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में बात कर लेता हूँ स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, यहाँ पे जो दोस्तों डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे कार्यपालिका न्यायपालिका एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करेंगी। इसका मतलब क्या है, विधायिका में कोई भी नियम बनता है, ठीक है, और कार्यपालिका में, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो नजरें रखता है, ठीक है, जो उसके ऊपर नजरें रखता है वो कौन रखता है, यहाँ पे जुडिशरी रखता है, मतलब न्यायपालिका रखता है। अगर न्यायपालिका, ठीक है, सरकार के साथ जुड़ जाती है तो सरकार के द्वारा पास किए गए गलत नियम को भी क्या कर देगी, वो सही साबित कर देगी। इस वजह से हमेशा सरकार को क्या किया गया है, यहाँ पे इस वजह से हमेशा से न्यायपालिका को क्या किया गया है, सरकार से अलग एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक अलग बॉडी कंसीडर की गई है। क्यों? क्योंकि जब स्वतंत्र होगी तभी तो जाकर के वो निर्णय ले पाएगी, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में वो काम नहीं करेगी। यहाँ पे वो संविधान का पालन करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी, संविधान का पालन करेगी और संविधान में लिखी हुई बातों को ही वो सही साबित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब क्या है, फ्री जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, अब द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था में भी हम लोग क्या समझेंगे, जरा देख लीजिए। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये है कि यहाँ पे लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा दोनों ही चीजें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। यहाँ पे अधिक से अधिक लोग आते हैं। ठीक है, हालांकि इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो राज्यसभा के पास जो पावर है वो थोड़ी क्या है, कम है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा में राज्यों के हितों के बारे में बातें करते हैं, राज्य के हित के बारे में बात करते हैं। कि दोस्तों जैसे कि हम सभी ने देखा कि यहाँ राज्यसभा को भी क्या दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि राज्यसभा क्या कर रही है, राज्य के हितों का वर्णन कर रही है। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई भी बिल अगर लोकसभा में पारित होता है तो बाद में दोस्तों ये राज्यसभा में जाता है। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर क्या करते हैं, इस पर हस्ताक्षर करते हैं, इसमें वोटिंग करते हैं।
ठीक है, सॉरी, इसमें वोटिंग करते हैं। राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद तब जाकर के वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाकर के कोई भी बिल जाकर के एक एक्ट बन पाता है, कोई नियम बन पाता है, अधिनियम बन पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा के बारे में हमें समझ में आया कि राज्यसभा का इंपॉर्टेंस है लोग। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे राज्यसभा का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है राज्यों के हितों की रक्षा करने में। दोस्तों आई होप आपको ये सारी फीचर्स समझ में आए होंगे। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके यूनिटरी फीचर्स के साथ में, ठीक है, जहाँ दोस्तों वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे सेंट्रल को कितना इंपॉर्टेंस दी गई है, सेंट्रल को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, सेंट्रल को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, सेंट्रल को ज़्यादा सशक्त बनाया गया है, सेंट्रल को मजबूत बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग यूनिटरी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।